नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। अचानक दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पार्टी हाईकमान के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली जाने से पहले सीएम ने दिया बयान, चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने जा रहा हूं दिल्ली। रामनगर चिंतन बैठक की जानकारी पर चर्चा होगी। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। सीएम ने कहा, उपचुनाव लड़ने को लेकर मीडिया से अभी कुछ नहीं बोले हैं सीएम। तो सीएम ने बस इतना कहा है कि जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, लेकिन उपचुनाव को लेकर कुछ भी नहीं कहा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अचानक दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और इस दौरे को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर किस चीज को लेकर बातचीत होगी आलाकमान के साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। तो तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसे में तमाम आशंकाओं के बीच तस्वीरें थोड़ी ही देर में साफ होंगी। गौरव यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है? सीएम तीरथ सिंह रावत का अचानक ये दिल्ली दौरा, आखिर इसके पीछे के क्या मायने हैं? जी बिल्कुल, यदि अंशिका बात करें कि सीएम का अचानक दौरा केवल और केवल उपचुनाव को देखते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अभी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि रामनगर में जो चिंतन बैठक हुई है उसमें कई मुद्दों पे बात हुई है, लेकिन उपचुनाव पर भी बात हुई है और उपचुनाव को लेकर ही उनकी जेपी नड्डा जी से मुलाकात है, प्रधानमंत्री से मुलाकात है और कई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात आज उनकी होनी है। वो इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में उत्तराखंड भवन भी पहुंचने वाले हैं और इसके बाद से आगे की रणनीति शुरू होगी। लेकिन जो उपचुनाव है, उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। एक यदि बात की जाए नैनीताल के हल्द्वानी सीट से उपचुनाव होना है और वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी के गंगोत्री सीट पर उपचुनाव होना है। यदि सूत्रों की माने तो उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट से उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा वो मान्य होगा और वो फैसला आज समझने के लिए पार्टी हाईकमान की जो इच्छाएं हैं वो समझने के लिए अपनी जो पछापेश स्थिति है उसको बताने के लिए कि किस तरीके की भूमिका उत्तराखंड में है और किस तरीके का माहौल है, उन सब पे चर्चा करने के लिए आज उन्हें बुलाया गया है। और उस सब को लेकर अभी जो बैठक हुई है रामनगर में, उस पर भी कई मुद्दे निकल के आए थे, जिसके बाद आज अचानक बैठक बुलाई गई और वो यहाँ पर पहुंच भी गए हैं। कुछ ही देर में उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और फिर यहाँ से मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ फहीम तन्हा भी जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर। फहीम तन्हा, उत्तराखंड में फिलहाल कैसी हलचल है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे को लेकर? क्योंकि तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि चुनाव सर पर है, तो आखिर और किन चीजों को लेकर बातचीत की जा रही है? देखिए, दिल्ली जाना सीएम का प्रत्याशित है, क्योंकि रामनगर से लौटे हैं। कल चिंतन शिविर 3 दिन का था और देर शाम मतलब दोपहर बाद वो लौटे और उसके बाद उनका एक कार्यक्रम भी लगा और आज दिन भर उनके कई कार्यक्रम लगे थे यहाँ देहरादून में, लेकिन वो सारे कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। शाम को सूचना आई कि दिल्ली तलब किया गया, दिल्ली जाना है। अब वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया कि इनके दौरे को लेकर के किस तरीके के अटकलें हैं, उसमें 2-3 बातें प्रमुख तौर पर राजनीतिक गलियारों में दिल्ली जाने से अचानक उभरी है। एक तो ये कि सीएम का चुनाव है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी सीएम निर्वाचित विधायक नहीं बने हैं विधानसभा के और तकरीबन 3.5 महीने का वक्त हो रहा है और 10 सितंबर से पहले उनको विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना है। अब वो कहां से लड़ेंगे? 2 सीटें खाली हैं, हल्द्वानी की नैनीताल जिले में और उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट खाली है, यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। इसमें कुछ तकनीकी पेच भी हैं, तकनीकी पहलू भी हैं। संवैधानिक तौर पर इसमें कहा जा रहा था कि 1 साल से कम का समय अगर रहता है तो ऐसे में चुनाव नहीं होते, लेकिन ये पूरे तौर पर निर्वाचन आयोग पर निर्भर होगा कि संवैधानिक तौर पर किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन कौन
सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, एक तो ये सवाल सरकार के सामने है कि सीएम कौन सी सीट से लड़ेंगे। दूसरा है कि जो संवैधानिक पहलू है उसमें कहीं कोई अड़चन तो नहीं है, उसको लेकर के भी पार्टी में मंथन हो रहा है। ये दो चीजें बड़ी अहम है और आने वाले दिनों में उसी पर सारी रणनीति बीजेपी की निर्भर करेगी सीएम के चुनाव को लेकर के और सीएम के चुनाव के बाद। तो लिहाजा बहुत महत्वपूर्ण है ये और काफी दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अचानक से सीएम को दिल्ली बुलाया जाना, अचानक से सीएम का दिल्ली जाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक तौर पर काफी सरगर्मियां हैं, उस पर चर्चा हो रही है कि आखिरकार क्या फैसला होने जा रहा है। बहरहाल ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। हालांकि सीएम ने दिल्ली जाने से पहले जो मीडिया कर्मी से बात की है, संक्षिप्त तौर पर चलते चलते उन्होंने इस बात को कहा कि जो चिंतन शिविर हुआ रामनगर में, उसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा होगी कि जो चीजें तय हुई हैं और आगे रणनीतिक तौर पर चुनावी रणनीति को लेकर के बात होगी बैठक में। अपने उपचुनाव को लेकर के सीएम ने कोई सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया कि कहां से लड़ेंगे या इसको लेकर के क्या तय होने जा रहा है। बहरहाल दिल्ली गए हैं, अब दिल्ली पर सबकी नजर है क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मामला सरकार के सामने इस समय है कि आखिरकार क्या सीएम कहां से चुनाव लड़ेंगे और किस तरह से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 6 महीने के भीतर उनको चुनाव लड़कर सदन का हिस्सा, विधानसभा का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। गौरव भी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, 2022 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ तीरथ सिंह रावत को दे सकते हैं इस मीटिंग में, क्योंकि अभी अभी मुख्यमंत्री बदला गया है उत्तराखंड का और ऐसे में उन्हें कई सारी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। गौरव, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के और हम कोशिश करेंगे बात करने की। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या कुछ आज ही होने वाला है, कि इस तरह की मीटिंग है, मीटिंग पर किन विषयों पर चर्चा होगी, इन सब को लेकर मुख्यमंत्री अब बस कुछ ही देर में गाड़ी से बाहर आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो जाए और सर से समझा जा सके कि किस तरीके से आगे मत जाओ भाई, धक्का वक्का मत करो। दिल्ली दौरे का बहुत तो तीरथ सिंह रावत को आप देख रहे हैं। चलिए बाद में बात कर लेंगे हैं। सर किस तरीके का आने वाले चुनाव क्या कर रहे हो यार? जी सर, जी सर बताएं सर। सर ये लाइव फ्रेम है। आओ चश्मा गिर गया। तो तीरथ सिंह रावत को आप देख रहे हैं, फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं, जो अभी बात करने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है तीरथ सिंह रावत। थोड़ी देर में क्या पता वो सारी चीजों के बारे में जानकारी दें कि आखिर किन चीजों को लेकर बातचीत होगी। लेकिन इन सब के बीच हलचल बहुत ज्यादा तेज है। उत्तराखंड और दिल्ली दोनों में ही आलाकमान के साथ वो बातचीत करेंगे, लेकिन किन चीजों को लेकर बातचीत की जाएगी अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो लगातार आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे तीरथ सिंह रावत की। फिलहाल वो जिस तरीके से मौजूद है राजधानी दिल्ली में, इसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। फहीम तन्हा हमारे साथ लगातार रेजिडेंट एडिटर जुड़े हुए हैं। फहीम, अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत पर भी है क्योंकि मुख्यमंत्री को बदला गया है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे आला कमान लगाए रखा है कि चुनाव के मद्देनजर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया जाएगा, तमाम कामों में गति लाई जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस चीज को लेकर ही बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं वो दिल्ली, एक रणनीति तैयार करने के लिए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? बिल्कुल, ये तमाम पहलू हैं बातचीत के और बड़ी चुनौती है तीरथ सिंह रावत के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर। फहीम की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे संपर्क, लेकिन आपको लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत की। फहीम, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो फहीम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। गौरव हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, आपने कोशिश भी की तीरथ सिंह रावत से बातचीत करने की, लेकिन फिलहाल अभी वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कैसा नजर आ रहा है फिलहाल वहां का माहौल?
जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं दिल्ली की आज गर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि उत्तराखंड का जो चुनाव है उसको देखते हुए आज ये बैठक बहुत अहम है। और उपचुनाव में अपनी दावेदारी कहाँ से प्रस्तुत करनी है और किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या क्या कुछ रहेगा, इस पर विशेष चर्चा होनी है और वो कुछ ही देर में होगी। इसी वजह से जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पहुंचे, लेकिन जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया या वो वॉकआउट करते हुए अंदर चले गए। जी बिल्कुल गौरव, ये हो सकता है कि अभी वो कुछ भी बोलने को तैयार ना हो, क्योंकि अभी कोई चीजें फिक्स ही नहीं होंगी या फिर बातचीत अभी बाकी होगी, लेकिन तस्वीरें थोड़ी देर में साफ हो जाएंगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि देहरादून में जिम्मेदारी दोहरी है सीएम तीरथ सिंह रावत पर, क्योंकि अभी अभी मुख्यमंत्री वहां के बदले हैं, तो ऐसे में आला कमान की उम्मीदों पर खरे उतरना किसी चुनौती से कम नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए अभी 3 दिन की चिंतनीय बैठक हुई है। उस चिंतनीय बैठक में कई सारी रणनीतियां तैयार हुई होंगी, कई सारे विषयों पर बातें हुई होगी, कई सारी बदलाव हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं एक चर्चा हुई है और उन्हीं सबको लेकर आज उनका एक दौरा भी है। और समझना ये भी है कि किस सीट पर दावेदारी ज़्यादा मजबूती से हो सकती है, कौन सी सीट सेफ रहेगी, किस सीट से चुनाव लड़ा जाए। और कुछ कहा जाता है कि जब चुनाव नज़दीक होता है तो उपचुनाव को कैंसिल भी कर दिया जाता है, यानी कि उसका समय भी बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि अभी 22 में चुनाव होना है विधानसभा का और उस समय भी चुनाव दोबारा से लड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है इसको लेकर भी आज एक बैठक हो और उसमें भी ये निर्णय निकल कर सामने आए कि उपचुनाव कराना है या नहीं कराना है, और यदि कराना है तो किस सीट से कराना है। ये सारी चीजों पर आज चिंतन होना है, आज बैठक होनी है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी, फिर पीएम से मुलाकात होगी। गौरव, आप वहां पर बने रहिए, कोशिश कीजिए बातचीत करने की। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत से मिले पवनदीप राजन, बीजापुर अतिथि गृह में हुई ये मुलाकात। इंडियन आइडल फेम सिंगर हैं पवनदीप। सीएम ने पवनदीप राजन को शुभकामनाएं दी। युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं पवनदीप राजन, तो ये कहना था सीएम का। इंडियन आइडल फेम सिंगर हैं पवनदीप और उन्होंने मुलाकात की सीएम तीरथ सिंह रावत से। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस वक्त की जब सीएम तीरथ रावत से पवनदीप राजन मिले और उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। हल्द्वानी में अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है और इसके साथ ही उन्होंने जानकारी भी ली है कि आखिर इस तरीके से निर्माण कार्य जो चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ जवाब वहां की प्रशासन के पास है। साथ ही कई निर्माण कार्यों पर रोक भी लगाई है। इसके अलावा कई अवैध दुकानों को सील भी किया गया है। नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि हमारी तरफ से लगातार अवैध निर्माणों को लेकर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं मजिस्ट्रेट का कहना है कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लगातार प्राधिकरण की टीम के द्वारा शहर में कार्रवाई की जा रही है। जो लोग बिना नक्शा पास कराए निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या आवासीय हो, उस पर लगातार नज़र रखी गई है। कुछ काम नोटिस दिए गए थे, रुकवाए गए थे, चालान किया गया था, लेकिन इसके बाद भी जिनके द्वारा बिना पास कराए नक्शा कार्य किया जा रहा था, उन ऐसी 5 दुकानों को आज सील किया गया है। इसके अलावा एक आर्य समाज के पास भी एक जो दुकानें बन रही थी उसमें भी सील की कार्रवाई की गई। तो वहीं रुड़की में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। झगड़े के दौरान जमकर पथराव हुआ है। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। गंगनहर के पन्याला गांव की ये पूरी घटना है। तो 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला, जहां दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि कोटद्वार के पास रामनी पुंडलीड़ा मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक कार गहरी खाई में जा गिरी। साथ ही कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर गंभीर को अस्पताल में भर्ती किया है। बता दें कि इस दौरान एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और फौरन इन्हें बचाया गया। जो कल एक्सीडेंट रहा उसमें 3
आदमी थे, उनसे 2 एक्सपायर हो गए और एक इंजर्ड है, वो भर्ती है हमारे यहाँ। तो उसका अभी हम जांच करा रहे हैं। तो अभी देखने में तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उसका हम CT स्कैन करा रहे हैं। लेकिन अभी वो कंडीशन उसकी ठीक लग रही है, पहले से ज़्यादा बेटर लग रही है। घायल की स्थिति क्या है? घायल की स्थिति क्या है? घायल की स्थिति अभी ठीक है, होश आवास में है और अभी खतरे से बाहर लग रहा है। फिर भी हम उसका जांच करा ले रहे हैं, देखने के लिए कोई अंदरूनी चोट तो। ये द्वारा टेलीफोन शाम को 6 बजे लगभग हमें टेलीफोन से सूचना मिली थी कि एक गाड़ी जो है स्रोत के ऊपर रामनीपुर रोड पे 6 किलोमीटर लगभग ऊपर खाई में गिर गई है। तो मौके पर SDRF की टीम के साथ मैं मौके पर गया था अपने पुलिस बल के साथ। तो मौके पे देखा तो 3 व्यक्ति गाड़ी में सवार थे, जिनमें से 2 मौके पर ही एक्सपायर हो गए थे और एक घायल था। घायल को प्राथमिकता से हम सड़क पर लाए रेस्क्यू करके और उस एक द्वारा 108 सरकारी अस्पताल कोटद्वार भेजा गया। ये द्वारा हमें टेलीफोन से सूचना मिली थी कि एक गाड़ी जो है। तो वहीं डोईवाला विधानसभा के निवासी कारगिल शहीद नरपाल सिंह मनवाल के शहादत दिवस पर मातृभूमि सेवा संगठन के सहयोग से स्थानीय लोगों ने शहीद दिवस मनाया और शहीदों की याद में मनाए गए शहीद स्मारक में पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह कोचाली ने कहा कि देश के वीर सैनिकों की बदौलत ही आज हमें आजादी मिली है। जिन वीर सैनिकों ने अपना बलिदान देकर हमारे देश की रक्षा की, ऐसे वीर सपूतों को हम नमन करते हैं। आज थानो इंटर कॉलेज के समीप शहीद श्री नरपाल सिंह जी के शहीद स्मारक पर मातृभूमि सेवा संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यगण उपस्थित होकर सभी ने श्री शहीद नरपाल जी के सादर चरणों में अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसी तरह से हम सभी इन शहीदों के बलिदान के प्रति सदैव जागरूक रहें। थानो स्थित शहीद स्मारक में समस्त ग्रामवासी एवं मातृभूमि सेवा संगठन की ओर से एक शहादत दिवस के रूप में शहीद नरपाल सिंह जी का आज एक शहादत दिवस था, जिस पर सभी क्षेत्रवासियों ने उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी। मेरी ओर से, मेरे पूरे समाज की ओर से पूरे देश के अमर सपूतों को प्रणाम है। तो उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर 6 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला लिया है। तो वहीं पर्यटक स्थलों को खोलने की अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, जिसके चलते लोगों में मायूसी देखी जा रही है। साथ ही साथ सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। नाराज लोगों का कहना है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरी तरह से पर्यटन से होने वाली आमदनी पर ही निर्भर है। 28 तारीख की जो 28 जून की जो SOP आई है, उसमें बड़ी उम्मीद लेके हर पर्यटक स्थल जैसे कंपनी गार्डन हुआ, गनील हुआ, कैंपटी हुआ और आपका मसूरी झील हुआ या वाटरफॉल हुआ, सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छोटे व्यापारी हैं ये तो डू एंड डाई वाले लोग हैं हम लोग। और हमें पूरी उम्मीद थी कि 28 जून की जो SOP आई उसमें हमारे लिए गाइडलाइन आएंगी, लेकिन उसमें इतनी जटिलता है कि पर्यटक स्थल कहा तो गया है, पर किसको पर्यटक स्थल माना गया ये हमारे समझ में नहीं आया है। क्योंकि उन्होंने कहा मनोरंजन पार्क हो या कोई भी चीज़ हो तो उन्होंने कर ये भी बंद है। अच्छा, इन्होंने आउटडोर इंडोर को एक साथ माना है। इन्होंने जिम हुआ, आपका सिनेमा हॉल हुआ। तो वहीं न्यूज़ 1 इंडिया लगातार आम जनता की पसंद बनता जा रहा है, क्योंकि हमारी तरफ से जन समस्याओं को उठाना ही मकसद है। उन समस्याओं का समाधान कराकर पीड़ितों की मदद करना भी हमारा मकसद है। डोईवाला के लेदड़ी गांव के ग्रामीणों का पुश्तैनी मार्ग कुछ पूंजीपतियों की तरफ से बंद कर दिया गया था, जिससे लोगों को नदी और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। न्यूज़ 1 इंडिया ने मुहिम के तहत इसे प्रमुखता से उजागर किया, जिसके बाद SDM लक्ष्मीराज चौहान और तहसीलदार रेखा आर्य ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों को रास्ता दिलाने में सहयोग किया, जिसके बाद से लोगों में खुशी का माहौल है। साथ ही ग्रामीणों ने न्यूज़ 1 इंडिया का आभार भी जताया। इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने में हमारी मदद की है। तार हम लोगों की आवाज को जो तभी कुचली आवाज जो थे उन्हें ऊपर उठा करके शासन प्रशासन तक पहुंचाया। इंडिया का बहुत न्यूज़ 1 इंडिया का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिलाने का प्रयास किया है और पूरा साथ मेरा शुरू से लेकर लास्ट तक इन्होंने साथ दिया है। मैं इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश में
क्योंकि उन्होंने शुरू से लेकर के और यहाँ तक जो जितना भी कार्यक्रम हुआ है मेरा, जितना भी संघर्ष किया है हम लोगों ने, उन्होंने जो है मुझे बहुत सहयोग दिया। लेदरी वासियों की पिछले 1 साल से ज़्यादा से चली आ रही रास्ते की समस्या को न्यूज ऑन इंडिया ने एक मुहिम के तौर पर छेड़ा है और शासन प्रशासन के अधिकारियों के सहयोग से उनका रास्ता खुलवा दिया गया है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से एसडीएम महोदय श्री लक्ष्मीराज चौहान जी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ में तहसीलदार मैडम श्रीमती रेखा आर्य जी का, जिन्होंने जो हमारे इस नेक कार्य में बहुत सहयोग किया है। धन्यवाद। तो ये मसूरी के पास टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत अगलाड नदी में हर साल जून महीने में आयोजित होने वाला मौन मेला कोरोना महामारी के कारण स्थगित हो गया है। पिछले साल भी कोरोना के चलते मौन मेले को स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें कि मौन मेले का आयोजन हर साल जून के अंत में यमुना की सहायक नदी अगलाड के तट पर होता है, जिसमें जौनपुर, जौनसार और रवाई घाट से हजारों की संख्या में लोग इस मेले में आकर प्रतिभागी करते हैं। ग्रामीण सामूहिक रूप से नदी में उतरकर मछलियां पकड़ते थे, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस आयोजन को इस साल भी स्थगित कर दिया गया है। मौन मेला हमारी एक पुरानी संस्कृति है और खासकर रवाई घाटी की जो जौनपुर का जो समाज है उसमें से एक महाराजा के टाइम से 100 वर्षों से ये चली आ रही है। और इसमें टिमरू निकालते हैं, पांतीदार एक पांती लगती है क्षेत्र की, 5-10 गांव के लोग मिलके टिमरू निकालते हैं और टिमरू को 1 महीने पहले से तैयार करते हैं पाउडर। उसके बाद उसको सुखा के पीस के और जिस दिन मेला होता है उस दिन उसको डाला जाता है नदी में और थोड़ी देर के लिए 1-8 घंटे के लिए मच्छी उससे घायल होती है और भारी संख्या में लोग मिलजुल के मौन मेला मनाते हैं। उसके बाद वो मच्छी जो है पुनर्जीवित हो जाती है और इसको हमारा एक समाज है, एक संस्कृति है यहाँ के लोगों की और राजा के टाइम से। और चलिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।